अब दूसरा स्टेज आता है ऑर्डर 41 में, लिमिटेशन का क्वेश्चन जब आपके यहाँ आएगा तो लिमिटेशन पर आपको सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ ने रिपोर्ट कर दिया कि इसमें लिमिटेशन है तो आप बिना सुने डिसमिस कर। ऑर्डर 41 रूल 11 में समझिए कि एडमिशन ऑफ अपील है, तो वहाँ पर इम्परेटिव है फॉर द कोर्ट टू हियर द अपीलेंट। एडमिट करने के लिए सुनना जरूरी नहीं है और डिसमिसल करने के लिए रेस्पोंडेंट को सुनना जरूरी नहीं है। और अगर आप सुन लेते हैं तो उसमें कोई कोर्ट का डिस्क्रिशन है, बार नहीं है कि रेस्पोंडेंट को नहीं सुना जा सकता है। ही मे बी हर्ड एज ए एमिकस क्यूरे इन ऑर्डर टू टेक असिस्टेंस फ्रॉम द एडवोकेट ऑफ रेस्पोंडेंट। ये कोर्ट का प्रोरोगेटिव है और डिस्क्रिशन है। लेकिन रेस्पोंडेंट को अगर आप सुनते हैं तो ऑर्डर में ही नहीं लिख सकते हैं कि आफ्टर हियरिंग द रेस्पोंडेंट दिस अपील इज डिसमिस। कहीं से ही फ्लैश नहीं होना चाहिए ऑर्डर में, डिसमिसल ऑर्डर में, कि आपने रेस्पोंडेंट को सुन के डिसमिस किया है। वो ऑफ द रिकॉर्ड आप सुन सकते हैं फॉर योर सेटिस्फैक्शन। ये समझिए डिफरेंस है। और जब ऑर्डर 41 में एडमिट हो गया तो नोटिस जाएगा, अपील नोटिस जाएगा, रिकॉर्ड कॉल फॉर होगा, स्टे का जरूरत है तो स्टे होगा। अब नोटिस जाएगा तो नोटिस का सर्विस और इसमें भी डिफिकल्टी होती है। लोग ऑर्डर फिर 5 को याद करना पड़ेगा। ट्रायल कोर्ट में जब काम किए थे उस सब याद कर, सारा प्रोविजन अपील नोटिस के लिए वही है जो समन्स के लिए है। ऑर्डर 5 रूल 9 से लेकर के 20 तक जो उसी को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि जब भी सर्विस होगा तो आपको सर्विस रिटर्न को एग्जामिन करके एक जुडिशियल ऑर्डर पास करना पड़ेगा कि अपील नोटिसेज हैव बीन सर्व प्रॉपरली और इनवैलिडली। बगैर उसको इंडिकेट किए हुए ऑर्डर सीट में आप प्रोसीड नहीं कर सकते। अगर आप वैलिड सर्विस डिक्लेयर कर दिए तब आपको हियर करना है दोनों पार्टी। अगर अपीलेंट उस समय एब्सेंट हो जाता है तो आप डिसमिस फॉर डिफॉल्ट कर सकते हैं, मेरिट पर डिसाइड नहीं कर सकते। ये भी कहीं कहीं देखा गया कि अपीलेंट एब्सेंट हो गया और रेस्पोंडेंट को सुन के अपील मेरिट पर डिसाइड कर दिया, नहीं, वो डिसमिस इन डिफॉल्ट होगा। तो ऑर्डर 41 रूल 17 में प्रावधान है। अब वो ऑर्डर 41 रूल 19 में आएगा तो री एडमिशन ऑफ अपील होगा। वहाँ सूट का रीएस्टोरेशन होता था, अपील का री एडमिशन होगा। इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। लोअर कोर्ट में तो कम, हाई कोर्ट में ज़्यादा होता है, लेकिन लोअर कोर्ट में भी कभी कभी होता है, इसलिए हम क्लैरिफाई कर देते हैं। अगर आपका अपील अभी एडमिट नहीं हुआ है और किसी कारण बस डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हुआ है, यानी कि अगर कोई कोर्ट फीस वगैरह रिक्विजिट नहीं दिया है और उसके लिए टाइम फ्रेम जो दिया गया वो क्रॉस कर गया, आपने एडजॉर्न किया, रीजनेबल एडजॉर्नमेंट दिया, उसके बाद भी नहीं किया, तो अपील डिसमिस हो जाएगा। जैसे ऑर्डर 9 रूल 2 और 3 में होता है, तो उसका रिस्टोरेशन ऑर्डर 9 रूल 4 में होता है। तो यहाँ भी अगर डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गया एडमिशन के स्टेज में, तब वो री एडमिशन के लिए ऑर्डर 41 रूल 19 में नहीं आएगा, तब वो सेक्शन 151 में आएगा, फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द अपील एट द स्टेज एट विच इट वाज डिसमिस। ये डिस्टिंक्शन समझ लीजिए। इसमें मैक्सिमम वकील लोग गलती करते हैं, जज लोग गलती करते हैं। हाई कोर्ट इस पर बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे ही हम लोग अगर कोई गलती फाइल कर देते हैं तो वहाँ से स्टैम्प रिपोर्टर कहता है कि ऑर्डर 41 में नहीं होगा, ये 151 इसमें लगाइए। अगर 151 लग जाएगा तो रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ नहीं जाएगा, इनहेरेंट पावर नहीं, चूंकि जुडिशियल ऑफिसर नहीं है हाई कोर्ट के नज़र में। तो वहाँ पर ही बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, लेकिन आपके यहाँ नहीं फॉलो होता है। इसलिए कब री एडमिशन ऑफ अपील होगा और कब रीस्टोरेशन ऑफ अपील होगा। इफ द अपील हैज बीन डिसमिस प्रायर टू द स्टेज ऑफ एडमिशन, देन इट इज कॉल्ड रीस्टोरेशन ऑफ द अपील
to the original stage. When it is dismissed after admission of the appeal on account of any default of the appellant, then it can be readmitted, but parameters are the same. जो ऑर्डर 9 रूल 9 में रिस्टोरेशन देते हैं वो पैरामीटर्स है कि द प्लेंटिफ वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट काउज इन डूइंग दैट एक्ट। यहाँ पर भी अपलेंट को शो करना पड़ेगा कि प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट काउज, और सफिशिएंट काउज का कोई एक हार्ड स्टेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि जो बता दिया जाए। इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ द केस एंड इट हैज़ टू बी डिसाइडेड by the wisdom of the court and according to the judicial conscience and experience. Reasonable, लेकिन कोर्ट को हमेशा पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए कि जो आया है आपके यहाँ न्याय लेने के लिए उसको टेक्निकलिटी के आधार पर डिथ्रोन नहीं करना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए कहा गया लॉ में एक मैक्सिम है, द फंक्शन ऑफ द कोर्ट इज फॉर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस एंड नॉट टू डिस्पेंस विद द जस्टिस। तो जैसी टेक्निकलिटी पर आप उसको रोक देते हैं तो फिर या तो बेचारा अगर सक्षम है तो ऊपर के न्यायालय में जाएगा, टाइम एनर्जी मनी सब लगेगा। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए, लिबरल व्यू रखना चाहिए रिस्टोरेशन के एस्पेक्ट्स में। अगर 41 रूल 11 में ऑन मेरिट डिसमिस हो गया तब फिर ये स्टोर का सवाल कहाँ है? हाँ तो वही होगा। एनी डिफॉल्ट का, हाँ तो इसीलिए ने बताया दोनों 151 में एक होगा, एडमिशन के पहले अगर डिसमिस हुआ तो 151 में उसका रिस्टोरेशन होगा। तब वहां नहीं होगा, आप नहीं समझे। आप ऑर्डर 41 रूल 11 में डिसमिस नहीं कर सकते हैं बिना सुने हुए। हाँ बिना सुने हुए आप कैसे डिसमिस करें? ठीक है, देख ले। आप लोग के पास तो बुक नहीं है तो आप मोबाइल से निकाल लीजिए, एक साथ पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ऑर्डर 41 रूल 11 हम पढ़ रहे हैं। द अपलेट कोर्ट आफ्टर फिक्सिंग ए डे फॉर हियरिंग द अपलेंट or his pleader and hearing him accordingly if he appears on that day may dismiss the appeal. हियर करके आप डिसमिस कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ वही में है, हियर करके एडमिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एडमिट करना है तो हियर करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसको कोई गिरभांस नहीं है। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ऑडी एल्टम पैटम का जो मैक्सिम है वो कहता है no order can be passed against any person unless that person has been given an opportunity of being heard. This is called principle of natural justice. तो अगर आप ठीक है उसका अपील मेंटेनेबल नहीं है, आप डिसमिस करना चाहते हैं तो उसको मौका तो दीजिएगा सुनने का। उसी प्रिंसिपल पर ही प्रोविजन बना हुआ। अब सब क्लाउज 2 पर फोकस है उनका। If on the day fixed or any other day to which the hearing may be adjourned, the appellant does not appear when the appeal is called on for hearing, the court may make an order that the appeal be dismissed. तो हियरिंग के लिए अगर वो नहीं आया और हियरिंग के लिए नहीं आया, मौका दिया गया, तो आप यहाँ भी डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो अभी एडमिट नहीं हुआ तो इसका री एडमिशन नहीं कहलाएगा, रीस्टोरेशन कहलाएगा। और रूल 19 जो है वो क्या कहता है देखिए, where an appeal is dismissed under Rule 11 sub Rule 2 or Rule 11 sub Rule 2 or Rule 17, the appellate may apply to the appellate court for the readmission of the appeal
and where it is proved that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the appeal was called on for hearing or from depositing the sum so required, the court shall readmit the appeal on such term as to cost otherwise. ये पढ़ के आपको थोड़ा सा इल्यूजन हुआ, यहाँ पर सब क्लॉज 2 जो दिया हुआ इससे आपने मानने लगाया कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि अपीलेंट डज नॉट अपीयर, तो दोनों का इसमें आएगा। इस पर जजमेंट है और इसीलिए पटना हाई कोर्ट ने इसको फॉलो किया है। जब अपील एडमिट नहीं है तो रीएडमिट का कहाँ सवाल है। उस टर्म को जहाँ लास्ट लाइन को पढ़िए तो उससे क्लियर होगा। लास्ट में लिखा हुआ है दी कोर्ट शैल रीएडमिट, तो रीएडमिट का मतलब है कि इट प्ली सपोजेड दैट द अपील वाज एडमिटेड, इसका इंटरप्रिटेशन है। इट वाज एडमिटेड तब रीएडमिट होगा, जहाँ एडमिशन हुआ ही नहीं, प्रायर टू दी स्टेज ऑफ एडमिशन हो गया तो वो रिस्टोरेशन होगा। इससे पढ़ने से कंफ्यूजन हो सकता है। यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट, पढ़ने से प्लेन रीडिंग से ऐसा लगता है, बट इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, वो रीएडमिशन हो। लेकिन इतना अगर स्ट्रिक्टली आप नहीं जाते हैं, ये प्लेन रीडिंग को भी मान लेते हैं और एडमिट कर लेते हैं, तो उसमें कोई इस ग्राउंड पर चैलेंज नहीं होगा। बहुत सा चीज़ है जो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी का अगर वायलेशन होता है तो उसका फॉर रीचिंग कंसिक्वेंस नहीं होता है। मैंडेटरी का वायलेशन होता है वो विदाउट जुडिक्शन हो जाता है और उसका फॉर रीचिंग कंसिक्वेंस होता है। तो ये हो गया एडमिशन और री एडमिशन। और एक्स पार्टी अगर हो गया तो उसमें होता है री हियरिंग। अब री हियरिंग होता है तो उसमें लोग देखते हैं कि ऑर्डर 9(13) में अगर एक्स पार्टी होता है तो वहाँ पर लोग दिखते हैं और उसमें प्रोविज़न भी है कि सेट असाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो पहले आप जजमेंट लिख चुके हैं एक्स पार्टी और री हियरिंग के स्टेज में आएंगे तो जजमेंट सेट असाइड करने का कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको सेट असाइड करना है। री हियरिंग का मतलब है कि दैट जजमेंट हैज बिकम रिडंडेंट। और री हियरिंग कब होता है? री हियरिंग तब होता है जब रिस्पोंडेंट कहेगा कि आई वॉज नॉट सर्व्ड विद द अपील नोटिस। इसीलिए हम यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, बाई लॉ का तो जो प्रावधान है ही है, बहुत सा चीज़ इसमें नहीं है जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से मिलेगा। और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में भी जो नहीं है तो जो एक्टिव प्रैक्टिशनर है, जो आपके रिसोर्स पर्सन फैकल्टी आते हैं या हम लोग बताते हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर है। अभी एक रिसेंट केस था, ये लॉकडाउन के 6 महीना पहले की बात है, तो यानी कि अब 3 साल लगभग हो गया हो। गया का एडीजे का एक ऑर्डर था, सेकंड अपील हाई कोर्ट में फाइल करना था, तो सेकंड अपील एडमिट होने के लायक नहीं था। क्यों नहीं था? कि उसमें कंकरेंट फाइंडिंग ऑफ फैक्ट था। तो इसीलिए आपको हमने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि फर्स्ट अपीलेट कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अगर आपका फाइंडिंग कंकरेंट हो जाता है, यानी कि ट्रायल कोर्ट के फाइंडिंग को आप एफर्म कर देते हैं फैक्ट का, तो हाउस एवर इट इज़ इरोनियस, इट इज़ बाइंडिंग ऑन द हाई कोर्ट। तो इससे समझिए कि आपका कितना पावर है। और हाई कोर्ट जुडिक्शन इज लिमिटेड ओनली टू सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज नॉट all question of law or general question of law. It has been defined. CPC does not say what is substantial question of law, but it has been defined by the judicial pronouncement of the apex court in different context. तो वो हाई कोर्ट का जुडिक्शन कन्फाइंड है और वहाँ का मेमो ऑफ अपील इस तरह का नहीं होता है। मेमो ऑफ अपील में सिर्फ पॉइंट फॉर्मुलेट किया जाता है कि दीज आर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ऑन दी कॉन्ट्ररी फर्स्ट अपील का मेमो का कोई फॉर्मेट नहीं है, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर एक लाइन का मेमो, इट इज़ नॉट ए प्लीडिंग। बहुत जगह देख रहे हैं कि मेमो दिए तो उसमें अमेंडमेंट भी हो रहा है और लोग ग्राउंड्स ऐड कर रहे हैं, ये सब कोई आवश्यकता नहीं। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है वकीलों में, तो कुछ फीस लेकर के अमेंडमेंट करके कोई अनजाने में गलती समझ के उसको जोड़ रहे हैं, ये सब होते आ रहा है। ये सब को अगर देखा जाए तो डिस्करेज किया जाए। अगर एक लाइन में मेमो ऑफ अपील में लिखा हुआ है कि द जजमेंट एंड डिग्री पास्ड बाय द कोर्ट बिलो इज इरोनियस और रॉन्ग इन लॉ और ऑन फैक्ट, दैट इज सफिशिएंट। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्लीडेड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ अटैक और ग्राउंड ऑफ अटैक, either on the point of fact or on the point of law. There is no prescribed format for that. क्योंकि CPC में आप देखिएगा, CPC का बड़ा साइंटिफिक अरेंजमेंट है। CPC को 3 पार्ट में अरेंज किया गया है। आप लोग शायद जानते होंगे, ये 4th CPC है। इसके पहले 3 CPC गुजर चुका है। 2 CPC में सिर्फ सेक्शन था, 1700 कुछ सेक्शन था।
तीसरा में ये अरेंज किया गया है ऑर्डर रूल में, वो भी साइंटिफिकली नहीं था। ये फोर्थ सीपीसी है जो बहुत साइंटिफिकली बनाया गया, लेकिन इसमें भी 5-7 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो आसानी से देखने के लिए, समझने के लिए, तो फर्स्ट पार्ट में सेक्शन है जो कोर्ट को पावर देता है, ट्रायल कोर्ट हो या अपीलेट कोर्ट। और सेकेंड पावर है ऑर्डर एंड रूल, सेकेंड पार्ट जिसको शेड्यूल कहा जाता है। उसमें ऑर्डर एंड रूल है कि उस पावर को आप कैसे एक्सरसाइज करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा। और थर्ड है कि उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए आप कौन सा फॉर्म यूज करेंगे जो प्रेस्क्राइब्ड है। अब उदाहरण स्वरूप बता देते हैं आपको। पीछे से आवाज आ रही है, आप लोग आपस में ज्यादा बात कर रहे हैं। आजकल सुनते हैं कि लगा हुआ है कैमरा भी, सही लगा हुआ है न, है न? नहीं, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, वो सीसीटीवी वाला भी है न? हाँ हाँ, तो रिकॉर्ड हो जाएगा। यू आर ऑन द रडार ऑफ डायरेक्टर एज वेल एज हाई कोर्ट। अब आपके बहुत इम्पोर्टेंट क्लास में आप लोग असेंबल हुए हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए और आपस में बात कीजिएगा। तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगा तो फिर सॉल्यूशन के लिए तो किसी से पूछना पड़ेगा। और हम नहीं समझते कि शायद और आप लोग आजमाएं कि नहीं, हो सकता और फैकल्टी लोग उतना टाइम दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं बोलिए। तो हम तो आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, इसलिए आप यहाँ पर काफ़ी ध्यान दीजिए आप लोग, ज़्यादा अच्छा है। अब बहुत बार लोग मोबाइल देखते हैं आपस में। देखिए 11th वंडर क्या है दुनिया का, 8th वंडर, 8वां वंडर, 7 तो देखिए आप लोग बुरा नहीं पानिए, विदाउट मैरिज टू लेडीज ऑफिसर्स। देखिए आज उन लोग प्रूफ कर दिए बर्थ। 8वां वंडर है कि अगर 2 हिंदुस्तानी औरतें एक जगह बैठेगी तो चुप नहीं रहेगी। लेकिन देखिए सभी लेडी ऑफिसर चुप है, आप पेशेंटली सुन रहे हैं। आप लोग वायलेट कर रहे हैं नॉर्म्स को। दे आर सो सीरियस एंड सिंसियर। तो ठीक है, आप लोग थक के आए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए क्या? सच सभी टॉपर देख लीजिए, 10 का और 12 का सभी टॉपर, सब लड़कियां सब आ रही है, सब में टॉपर आ रही है। तो कुछ तो आपको थोड़ा सा, इससे भी तो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। प्रतिस्पर्धा, अच्छी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। हार गए आप लोग। अरे घर में तो हार गए, यहाँ हारने की जरूरत नहीं, घर में तो सभी हारे हैं। जंगल का राजा शेर होता है, सभी डरते हैं, लेकिन वो भी शेरनी से डरता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए उसमें दो बात नहीं। यहाँ पर तो आप कलीग हैं, एट पार हैं, आपको यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड नॉलेज, इसके लिए आप बोलिए। अरे माइक नहीं है यहाँ पर, कहाँ को, आगे आइए ना, आइए। आप बराबर पीछे बैठते हैं क्यों? क्वेश्चन कीजिए तो सभी लोग सुनेंगे, सबके। हाँ बोलिए।
कोई एप्लीकेशन किया, कोई ऑर्डर पास हुआ, मतलब क्रिटिसिज्म रिपोर्ट्स में देखा कि जैसे ही कोई एप्लीकेशन हुआ and that creates a very long distance. So इस कैसे end किया? देखिए ये लॉ से हट के है कोर्ट मैनेजमेंट का। ये आपके एक्सपीरियंस, स्किल और विजडम पर डिपेंड करता है। हम कुछ क्लू बता देते हैं आपको। समझ गए आपका प्रॉब्लम, समझ गए आपका प्रॉब्लम, समझ गए। अब आंसर सुन लीजिए, आंसर सुन लीजिए, आंसर सुन लीजिए। दो तरह के ऑफिसर होते हैं, एक सीरियसली इंटरेस्टेड रहते हैं कि क्विक डिस्पोजल करें, और एक देखते हैं कि इस तरह का झगड़ालू वकील है, क्लाइंट भी लिटिगेंट है और बहुत मोटा रिकॉर्ड है, कौन माथापच्ची करता है, आगे जो आएगा सुनेगा, वो भी टालते जाते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आप नहीं कर सकते। अब एक उदाहरण बताते हैं, आप उदाहरण बताते हैं, अब सुन लीजिए, उदाहरण बताते हैं कैसे सभी आप ही के बीच में सभी लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। आरा में एडीजे थी श्वेता सिंह, काजल जी के बैच की है, इसलिए इनके बैच के सभी अफसर हमसे ज़्यादा कनेक्टेड है लोग। वहाँ से एक केस आप पेपर में भी पढ़े होंगे, इंटरनेशनल पेपर में आता है, 110 साल के बाद उन्होंने सूट का डिस्पोजल किया, अपील का डिस्पोजल किया। मोहम्मदन फैमिली का केस ऐसे ही डिफिकल्ट होता है, मोहम्मदन लॉ पर क्लैरिटी नहीं है लोगों को, इवन कि मोहम्मदन ऑफिसर्स को नहीं है, तो आप हिंदू का तो बात ही छोड़ दीजिए। दूसरी कि उसमें 4-5 सूट चला और 3-4 प्रोसीडिंग चला, वो ओल्ड सीआरपीसी में, जिसमें 147 में अटैचमेंट होता था और रिसीवर बहाल होता था। तो 4-5 प्रोसीडिंग चली और 40 साल या 50 साल से प्रॉपर्टी अटैच था। कुछ सिविल कोर्ट में अटैच था और कुछ रेवेन्यू कोर्ट से अटैच था, जो अभी एसडीओ कोर्ट में। और सभी का मैटर रिमांड वगैरह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से कई बार हो करके फाइनली वो अपलेट स्टेज में पड़ा हुआ था। अपील भी शायद 25-30 साल या कितना साल पुराना था, टोटल पीरियड उसका 110 साल था। उस अपील को टेकन ए पॉइंट कि हम इसको डिसाइड करेंगे, तो पहले खूब पढ़ी, 30 पन्ना में उन्होंने अपना नोट बनाया था। जब उनसे नहीं संभला तो उन्होंने कई जुडिशियल ऑफिसर जो उनसे सीनियर थे, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट जज से बात किया। गाइड करने के बजाय सबों ने डिस्करेज किया कि अरे इसको कोई नहीं किया है तो तुम कर पाओगी, छोड़ो इसको, जाने दो, टाइम टला दो। और वकील लोग भी थे, वो 3rd या 4th जनरेशन वाले थे, वो भी अप टू मार्क नहीं थे। डॉक्यूमेंट अरबी फारसी में लिखा हुआ है, कोई कैथी में लिखा हुआ है, पढ़ के समझा नहीं सकते हैं। वो जजमेंट को उसका समझने में लग गया महीनों दिन। तब हमसे फ़ोन से बात हुई, बात होने के बाद 2-3 राउंड बात हुई, हम भी नहीं समझ पाए, वो नहीं समझा सकी। तो हम कहा आप जजमेंट भेजिए, इम्प्यून्ड जजमेंट जिसका अपील है। तो जजमेंट का इतना फेंट कॉपी था, हमको प्रिंट निकाल करके खुद 40-50 पन्ने का जजमेंट हम प्रिंट निकाले, पढ़े उसको। तो 2 दिन तो हमको लग गया पढ़ने में, कुछ पता नहीं चलता था वर्ड और केस को समझने में। उसके बाद 2 सीटिंग हमारे साथ की और फिर कुछ रिकॉर्ड भी हमने देखा ओरिजिनल, तब जाके उनको हमने गाइड किया, तो उन्होंने डिस्पोजल किया अपील को। तो 3 पेपर में निकला, तीनों का कटिंग हमको व्हाट्सअप करके भेजी और फिर उसके बाद मिलने के आई, आशीर्वाद दी, मिठाई लेके आई कि सर मेरा पेपर में नाम निकल रहा है। कितनी खुशी हुई उस परिवार को जो 100 साल से झेल रहा था। तो देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, आपके पास शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, आप उस तरह से सोचते हैं और करते हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर है। हम लोग कहते हैं कि ऊपर में भगवान है, नीचे में आप, क्लाइंट भी यही समझता है। इस इमेज को आपको बरकरार रखना है। अब आप रखते हैं कि नहीं, इट इज़ अप टू यू। और नहीं तो जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जिस तरफ आप लोग भी विजुलाइज कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए कोर्ट मैनेजमेंट का सीनियर जो आपके रिटायर्ड ऑफिसर्स आते हैं वो ज़्यादा बताएंगे। और हम ऐसा नहीं कि हम बार को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कुछ वकील के फेवर की बात करें। हम लोग ये देखते हैं कि वो स्टैंडर्ड बार का नहीं है और न मोरल और लीगल एथिक्स बार का पहले वाला रहा है। और अच्छे अच्छे बूढ़े सीनियर वकील भी जो हैं वो भी गलत गलत काम करा रहे हैं मिसगाइड करके। सब इंस्टेंस है मेरे पास प्रैक्टिकल, और हम वहाँ पर ऑफिसर्स के एड में आए हैं। आपके लिए सिर्फ इतना ही कहेंगे और आप सभी के लिए जो उनका प्रॉब्लम है कि आप फाइंड आउट कर लीजिए
कि ये वकील साहब जो रिप्रेजेंट करते हैं, वेदर ही इज इन हैबिट ऑफ फाइलिंग पिटिशन आफ्टर पिटिशन। क्योंकि सिविल कोर्ट में ये सब लोग जानते हैं कि एक पार्टी जो एडवांटेजियस पोजीशन में होता है वो ड्रैग करना चाहता है। आम भाषा में हम लोग कहते हैं रस्सा कस्सी का खेल। बचपन में खेले होंगे स्कूल वगैरह में, 10 लड़का एक तरफ 10 लड़का एक तरफ खींचता है, ये पता नहीं चलता, घंटों चलते रहता है, बहुत मुश्किल से उसमें रिजल्ट होता है, तो यही चलते रहता है। और जो न्याय त्वरित चाहता है वो बेचारा बेबस हो जाता है। अगर वो फाइनेंशियली कमज़ोर है तो उसको और प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पर कोर्ट को देखना है कि वीकर सेक्शन कौन है। इसलिए लॉ में तो मैंडेट किया गया है कि कोई माइनर है, कोई जो इंडिजेंट पर्सन है, लेडी है, इलिटरेट पर्सन है, वो सब के लिए कोर्ट को कॉशन लेना है, कोर्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसके केस में प्रिकॉशन लेना है। ये सब तो लॉ सेटल्ड है। यहाँ तक कि कहा गया है, कई बार हम क्लास में बताए हैं, आप लोग सुने होंगे तो याद होगा, मेल पर्सन भी पर्दा नशी होता है लॉ में। जब हम पहली बार बताए थे तो लोग को समझ में आया, मेल पर्सन इज ऑल्सो क्लासिफाइड। पर्दा नशी का माने एक ऑर्डिनरी मीनिंग हुआ जो पर्दा में लोग रहते हैं, औरतें लोग, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो पब्लिक में नहीं जाती है और पब्लिक अफेयर्स के बारे में जानकारी नहीं है, लीगल अफेयर्स के बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर वैसा मर्ज भी है, पब्लिक में जाता है लेकिन इलिटरेट है, उसको जानकारी नहीं है, तो उसको भी लॉ में पर्दा नशी कहा जाता है। इस पर फुल बेंच पटना हाई कोर्ट है, 1933 पटना, करीब 400-500 पन्ने का जजमेंट है। अगर पढ़ना होगा तो खोज के पढ़िएगा, 1933 पटना फुल। तो ये कहने का मतलब कि कोर्ट का भी ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन है। फंक्शन ऑफ कोर्ट इज नॉट जस्ट लाइक ए एम्पायर कि आप इस तरफ और उस तरफ जजमेंट कर दीजिए। आप एक जजमेंट लिखा देते हैं, पहले पढ़ने के पहले हम जजमेंट लिखा देते हैं। मारिया मार्गेडिया केस वर्सेस इरास्मो जैक लिखिए और उसको पढ़िए। मारिया मार्गेडिया वर्सेस इरास्मो जैक, इट इज ए worthwhile judgment for reaching all officers, junior and senior officers. Maria Margardia versus Erasmo Jack D, JACKDE, AIR 2012 Supreme Court, AIR 2012 Supreme Court 1727. AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट 1727। ये 3 जजेस डिवीजन बेंच का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और क्या क्या केस में करना चाहिए, ये जनरल जजमेंट है। ये टॉपिक क्या था बता देते हैं अप्रिशिएशन के लिए। ये दोनों भाई बहन हैं, गोवा का केस है। बहन की प्रॉपर्टी थी, उसने किसी केयर टेकर को दे दिया था और भाई से मिल करके उसको बेकब्जा कर दिया था। तो सूट आया था रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। आप लोग कभी किए हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 का केस? नहीं किए हैं। जानते हैं सेक्शन 6 क्या है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं जानते। वो अगर हमारा टाइटल नहीं भी है और हम रॉन्गली या राइटली पोजेशन में हैं तो हमको कानूनी तरीके से ही हटाया जा सकता है। इवन ओनर भी है तो हमको ज़बरदस्ती नहीं हटा सकता। वो प्रोटेक्शन है, उसको बोलते हैं सेटल्ड पोजीशन। तो बिना टाइटल के अगर हमको डिस्पोजेस कर दिया है तो रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन के लिए सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सूट फाइल होता है, जिसको बोलते हैं समरी सूट। लिमिटेशन है उसका 6 मंथ्स। जनरल सूट का लिमिटेशन है आर्टिकल 65 लिमिटेशन एक्ट में 12 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। बट व्हेन you have been dispossessed from a property on which you have no title, rather you was in possession in any capacity, even in the capacity of a trespasser, your possession is binding against whole world. इसलिए कहा जाता है one trespasser cannot dispossess another trespasser। तो आपका पोजेशन बाइंडिंग है, कोई नहीं आपको हटा सकता एक्सेप्ट ट्रू ओनर, लेकिन ट्रू ओनर भी जबरदस्ती नहीं हटा सकता। तो वो अगर डिस्पोजेस हो गया तो रिकवरी के लिए, अगर डिस्पोजेस नहीं हुआ है, थ्रेटेंड डिस्पोजेशन है, तो इंजंक्शन के लिए सेक्शन 6 वो सेक्शन 6 के सूट से आया था। तो इसमें कितना कितना पॉइंट डील किया गया, पारा आपको दे देते हैं। पारा 67 और 70 पढ़िए। नेचर ऑफ प्लीडिंग क्या होना चाहिए।
किस तरह का डिटेल्स प्लीडिंग में देना चाहिए। पारा 90 से 93 मीन प्रॉफिट कब होगा और उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये है उसमें। पारा 86 से 89 86 टू 89 इंजंक्शन कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में है। अगर कोई फॉल्स क्लेम लेके आता है प्लीडिंग में तो उसको कैसे डील करेंगे और उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, ये पारा 84 89 में है। और उसका प्लीडिंग कॉरेस्पॉन्डिंग कैसा होगा वो इसको एक साथ पढ़िएगा। 53 से लेके 70 पारा 53 टू 70 एंड 84 एंड 89 फॉल्स क्लेम एंड प्लीडिंग रिगार्डिंग दैट एंड डिफेंस, उसके बारे में पढ़िएगा। फिर पारा 81 से 83 ये कहता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसको कहते हैं, या इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, और कैसे इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ डिस्पोजेस करता है, किसी को किया जा सकता है, इसके बारे में। और उसके बाद आपको एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो आपको ऐसे बहुत सा जजमेंट में है लेकिन यहाँ पर हम बता देते हैं। एक वर्ड है ओवेल्टी, OWELTY। ये वर्ड सुने हैं आप लोग कभी? नहीं सुने हैं। ओवेल्टी होता है जहाँ पर कि इक्विटी को एडजस्ट करना रहता है तो उस वर्ड को बोलते हैं ओवेल्टी। और उदाहरण से समझ जाइएगा, जैसे पार्टीशन हुआ और पार्टीशन में 4 भाग में बांटा गया, बराबर बराबर 4 शेयर होल्डर है, तो सभी को वैल्यू के हिसाब से बराबर मिलना चाहिए। तो एक व्यक्ति को ऐसा ज़मीन मिला जिसका वैल्यू कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो एरिया के हिसाब से ठीक है, मान लीजिए 5-5 एकड़ है, मिल गया। लेकिन एक व्यक्ति का 5 एकड़ का वैल्यू 6 लाख हो जाता है और बाकी का 5-5 लाख ही होता है, तो 1 लाख वैल्यू एक्स्ट्रा हो गया। तो उसको एडजस्ट करने के लिए, चूँकि इक्विटी के हिसाब से पार्टीशन होता है, तो एडजस्ट करने के 1 लाख रुपया को फिर 4 भाग में बांटा जाएगा, तो 25-25 हज़ार होगा। तो जिसको 6 लाख वाला प्रॉपर्टी मिल गया वो 25-25 हज़ार रुपया बाकी 3 व्यक्ति को देगा, तो इक्विटी एडजस्ट हो जाएगा। तो उस अमाउंट विच इज रिजर्व फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इक्विटी दैट इज कॉल्ड ओवेल्टी। तो उसमें ये भी दिया गया है, आप इनवेरिएबली पार्टीशन सूट का अगर अपील आएगा, पुराने कमिश्नर का अगर बांटा हुआ होगा, तो कमिश्नर का ये ड्यूटी है कि वो वैल्यूएशन पहले फिक्स करता है तब बांटता है। और वैल्यूएशन फिक्स करने का कारण क्या है, उसी वैल्यूएशन के आधार पर फाइनल डिग्री में स्टैंप ड्यूटी लगता है। वो प्लेंट में जो सूट वैल्यूएशन दिया हुआ वो इमटेरियल है, वो जिस दिन दिया वो फिक्स्ड कोर्ट फीस है, कम भी दे सकता है, ज़्यादा भी दे सकता है, टेंटेटिव भी दे सकता है। पार्टीशन का फिक्स्ड कोर्ट फीस है, उस 250 रुपया आज के तारीख में, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, करोड़ का भी हो अरब का भी हो, तो उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन पार्टीशन के टाइम में इट इज़ द फर्स्ट ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द कमिश्नर who has been deputed under Order 26 to fix the valuation of the property first and to divide the property as per the share defined in the preliminary degree। प्रिलिमिनरी डिग्री में जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से फिर प्रॉपर्टी को अलॉट करेगा। तो उसमें यूटिलिटी, फर्टिलिटी, लोकेशन सब देखना है अकॉर्डिंग वैल्यूएशन। तो इक्विटेबल एडजस्टमेंट के बाद उसी में ओवेल्टी भी आपको मिलेगा, ये वर्ड। तो ये भी जानिए, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें पावर एंड ड्यूटी ऑफ कोर्ट दोनों लिखा हुआ है। एक लाइन में हम कह सकते हैं कोर्ट इज नॉट ए मेयर अंपायर बट हैज लीगल ड्यूटी टू डू जस्टिस एंड टू एंश्योर दैट जस्टिस हैज बीन डन। और इसके पहले VR कृष्णा अय्यर का नाम आप सुने होंगे। 1977 सुप्रीम कोर्ट ने भी वो एक जजमेंट में कहा है जिसमें उन्होंने प्लेंट रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। कंटेस्टेड सूट था। ऑर्डर 7 रूल 11 के केस में आप लोग को बताए होंगे, टी अरविंदम का केस है 1977 सुप्रीम कोर्ट, AIR SCC में दोनों है। उसमें अय्यर साहब ने 2 पारा 5 और 6 में, एक पारा में ड्यूटी ऑफ एडवोकेट कहा है और एक पारा में ड्यूटी ऑफ कोर्ट कहा है। तो योर फंक्शन इज जस्ट लाइक नॉट जस्ट लाइक ए अंपायर की कुछ इधर से उधर अंगुली उठा दिए तो आउट हो गया, क्रिकेट में देखते हैं, और आपका डिसीजन फाइनल है जब तक वो अदर अपीलेट कोर्ट से चले नहीं। आपको उसमें गहराई में जाना पड़ेगा। क्रिमिनल ट्रायल में तो आप खूब करते हैं टू सेपरेट द चैप्स फ्रॉम द ग्रेन, तो यहाँ भी टू फाइंड आउट द ट्रूथ फ्रॉम द प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज। यहाँ तो और आसान है, प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज और ओरल एविडेंस प्लस प्रोविजंस ऑफ एविडेंस एक्ट
और लॉ जो सेटल है उसके हिसाब से। तो अगर कोई व्यक्ति डिले करना चाह रहा है, ड्रैग करना चाह रहा है, प्रोसीडिंग को हैंग करना चाह रहा है, तो आपको स्किलफुल्ली उसको स्टॉप कर सकते हैं। एरोगेंट वकील है तो आपको एरोगेंट की तरह बिहेव नहीं करना है। और बहुत आसान तरीका है, जो वकील खूब बहस कर रहे हैं उनको बहस सुन लीजिए। वकीलों को ग्रीवांस होता है, सुन लीजिए। हाँ, रिपिटेशन वगैरह होता है, टोक सकता है, और देन एंड देयर पिटिशन को डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। जहाँ आप छोड़ते हैं वहीं प्रॉब्लम होता है। अगर इंटरलोक्यूटरी मैटर उस तरह का पिटिशन दिया जाता है, आप लगातार 2-4 केस में करेंगे तो बार में मैसेज चला जाता है कि ये जज साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इनका ये व्यू है, सबको पता चल जाता है। फिर उस तरह का पिटिशन वो ऐसा स्टेप नहीं लेगा। एडजॉर्नमेंट का जहाँ तक सवाल है, आप सभी जानते हैं कि अगर मैटर हाई कोर्ट जा रहा है आप रोक नहीं सकते हैं। एवरी लिटिगेंट हैज़ गॉट राइट टू अप्रोच द हायर कोर्ट इन एनी प्रोसीडिंग एट एनी स्टेज। आप रोक नहीं सकते हैं। तब उसको फर्स्ट टाइम में आप एडजॉर्नमेंट दीजिएगा 15 दिन का, सेकेंड टाइम में दीजिएगा 7 दिन का, 21 दिन के बाद आप रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर बहुत होशियार वकील होंगे तो आपको एक जजमेंट दिखाएंगे, अगर वो दिखा दिया तो 100 में 100 गुड आपको बता देते हैं। M. इकबाल साहब का जजमेंट है 96 का, पटना हाई कोर्ट का। उसमें उन्होंने कहा है कि ये जनरल लेटर में डायरेक्शन है, लेकिन उसको उन्होंने 35 दिन कर दिया है। उस जजमेंट के हिसाब से आप 35 दिन भी दे सकते हैं, वो आपसे ले सकता है। और 35 दिन के बाद आप उसका पिटिशन रिजेक्ट कर दिए। डोंट वेट फॉर एनी ऑर्डर फ्रॉम द हाई कोर्ट। सर्टिफिकेट भी देता है, डोंट वेट फॉर। बहुत से लोग सर्टिफिकेट दे दिया, स्टे हुआ नहीं, 4 साल से वेट कर रहे हैं कि नहीं हाई कोर्ट चला गया, हम कैसे करें, हाई कोर्ट चला जाए, हम कैसे करें, नहीं कर सकते। हाई कोर्ट जाने से हाई कोर्ट का डायरेक्शन है कि, और अपील के बारे में तो लिखा हुआ है ऑर्डर 41 में, मेयर फाइलिंग ऑफ एन अपील इज नॉट ए स्टे ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट बिलो अनलेस देयर इज एन स्टे ऑर्डर। दूसरा और भी प्रावधान है, अगर मान लिया आपके यहाँ कोई मैटर है, हाई कोर्ट में अपील है, हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर गया, अनलेस दैट स्टे ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड इन कोर्ट इट इज नॉट इफेक्टिव। सपोज के लिए उदाहरण देके बताते हैं कि 5 तारीख को हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया, आपको 15 तारीख नहीं पता चला, इस कन्वे नहीं हुआ किसी भी सोर्स से, और 15 को कोई ऑर्डर पास कर दिए कॉन्ट्ररी टू दी स्टे ऑर्डर, तो आप पर कोई एक्शन हो, योर ऑर्डर शैल बी वैलिडेट, वो अपहेल्ड हो जाएगा हाई कोर्ट से, और गलत नहीं समझा जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि अगर कम्युनिकेशन में देर है, सर्टिफाइड कॉपी या तो प्रोड्यूस हो या ऑफिशियली ऑर्डर कम्युनिकेट होता है, अगर दोनों नहीं हुआ है तो जो जिसके पक्ष में हुआ है स्टे, उसको ऑन एफिडेविट आपके यहाँ पिटिशन देगा। देन यू हैव टू रिलाई अपॉन दैट ऑन एफिडेविट कि ऐसा ऐसा स्टे इस तारीख को हुआ, अदरवाइज यू आर फ्री टू प्रोसीड। तो ये कुछ टिटबिट है जो कानून के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यू हैव टू डिस्क्लोज योर माइंड कि इफ यू विल टेक डायलेटरी टैक्टिस आई विल डिस द मैटर इन दिस वे। सभी लोग सावधान हो जाएंगे। जहां डायलेक्ट्री एक्शन है तो स्ट्रिक्ट एक्शन आप दिखाइए, जहां फ्राइवोलस पिटिशन तुरंत रिजेक्ट कीजिए, कॉस्ट इंपोज कीजिए, उसमें ऑब्जर्व कीजिए कि फ्राइवोलस पिटिशन है, हिज इंटेंशन इज टू डिले दी मैटर एंड डिले दी डिस्पोजल, उसमें ऑब्जर्व कर दीजिए हाई कोर्ट आज की तारीख में किसी में भी इंटरफेयर नहीं करता है। डायलेक्ट्री टैक्टिस का है, अगर मेरिट भी रहता है तो नहीं करता है। इसलिए इसमें फेयर रहिए और स्ट्रिक्ट रहिए, यही है। ये कानून की बात भी है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात है। अब चाय के बाद, ठीक है, चाय की दरकार सबों को है, तो चाय के बाद मिले हम लोग।